सिविल सोसाइटी के लोगों की चिंता किए बगैर, लोगों के हल्ला और वोट के की चिंता किए बगैर हम कह रहे हैं शराबबंदी हटाएंगे। क्योंकि अगर शराबबंदी हटा दिया जाए तो अगले हर साल 20,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आएगा। और मैं संविधान में लिखना चाहता हूं, ये हम लोग की घोषणा पत्र में शामिल होगा कि शराबबंदी का जो शराब से जो टैक्स का पैसा आएगा वो बजट में नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्चा किया जाएगा। 20 बरस अगर हम लोग शराब का पैसा जो टैक्स का पैसा है उसको हम लोग शिक्षा पर खर्च करें तो देश की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था यहाँ बनाई जा सकती है। कि अगर 10 में 3 आदमी भी जान गया तो चुनाव जीत गया जनसुराज। मोदी जी को 2014 में कितना वोट मिला था? 31%। मतलब 10 में 3 लोगों ने मोदी जी को वोट दिया तो चुनाव जीत गए। बुलेट ट्रेन बनाने का सरकार के पास दम नहीं है कि बिहार पटना से लेके दिल्ली से लेके कलकत्ता बना दे, उतना पैसा भारत सरकार के पास नहीं है। ये सब कहां से आप लोग अफवाह सुन लेते हैं? ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक हैं प्लेटो, उनका एक कोट बताता हूं। प्लेटो ने बहुत सैकड़ों साल पहले कहा कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर्स। मतलब अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो आप लोग जो सिविल सोसाइटी के पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एनजीओ छोड़कर सिविल सोसाइटी छोड़कर राजनीति में आ जाइए, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक सरोकार से अपने आप को अगर आप हटा लीजिएगा तो समाज में जो गलत लोग हैं, जो लंपट है, बदमाश है, माफिया है, वही आपका राजा बनकर आप पर शासन करेगा। फिर आप चाहे जितना डेमोन्स्ट्रेशन करते रहिए, जितना बार जाकर ज्ञापन दीजिए। बालू माफिया अगर शिक्षा मंत्री है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ से बात नहीं करेगा, उसको तो बालू से कमाने से फुर्सत होगा तब ना आपसे बात करेगा। अगर शराब माफिया स्वास्थ्य मंत्री हो जाएगा तो आप कितना भी ज्ञापन दे दीजिए, कितना आंकड़ा डेटा दे दीजिए, वो समझने वाला नहीं है। तो आपकी जिम्मेवारी ये है कि अपना काम करते हुए समाज को इस बात के लिए तैयार कीजिए कि भाई तुम अपने बच्चों के लिए वोट करो, अपने पढ़ाई रोजगार के लिए वोट करो। फिर मैं उसी आदमी की बात कहूंगा जो पीछे जिसके नाम पर आप लोग वोटिंग किए कि भैया हम एनजीओ चला रहे हैं, कितना दिन तुम्हारे बच्चा को पढ़ाएंगे? जब सरकार अच्छी बन जाएगी, अच्छा स्कूल होगा, तब सबके बच्चे अच्छा पढ़ेंगे। इसलिए अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दो। बालू माफिया, शराब माफिया को वोट मत दो। जाति के नाम पर मत बिको। जितने लोग आप हैं, आप भी अपनी ओर से प्रयास कीजिए। ये प्रशांत किशोर का अकेला अपना प्रयास नहीं है। ये प्रशांत किशोर कोई कर्जा नहीं खाए हैं बिहार का कि हम ही को करना है। ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेवारी है। मानवता का ये तकाजा है कि अगर आपका पेट भर जाए तो अपना पेट भरने के बाद अगर आपके पास कोई साधन, शक्ति, समय, व्यवस्था है तो जिसका पेट नहीं भरा है उसकी चिंता आप कीजिए। ये भी सिविल सोसाइटी का आपका मूल मंत्र है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो बड़ी बड़ी बात कहने से कुछ नहीं होगा। कुछ न कुछ योगदान कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, ज्यादा कीजिए। पैसा और समय ये किसी के पास अपने जरूरत से ज्यादा नहीं है। अंबानी के पास भी पैसा उसके जरूरत से ज्यादा नहीं है, तभी तो रोज बिजनेस कर रहे हैं। तो ये समझना कि हमारा पास तो पैसा नहीं है, जब हो जाएगा तब करेंगे, हमारा पास तो समय नहीं है, जब समय रहेगा तब करेंगे, तो किसी के पास समय और पैसा ज्यादा नहीं होता है। आपको अपने जीवन में तय करना है कि जो हमारे पास है इसमें से कुछ न कुछ अपने समाज के लिए, अपने मिट्टी के लिए कुछ न कुछ हम अपना योगदान करेंगे। अगर आप जुड़कर कुछ करना चाहते हैं तो आपके और आपके बच्चों के सामने आएगा। जो हम लोग हिंदू धर्म में भी कहते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं वो आपके और आपके बच्चों को मिलना ही मिलना है, उससे कोई नहीं, उसके लिए किसी दलगत व्यवस्था की जरूरत नहीं है। भगवान में, ऊपर वाले में हम लोग का भरोसा है। आप अच्छा करेंगे तो आपके सामने, आपके बच्चों के सामने वो अच्छा बनकर आएगा ही आएगा। आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। किसी व्यक्ति ने, इसी समाज ने कहीं सरकारी स्कूल, मिशन स्कूल बिहार में बनाया था जहाँ से पढ़कर हम यहाँ पहुंचे हैं, तब तो खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। अगर वो स्कूल, वो मिशन स्कूल नहीं किसी ने बनाया होता तो हम भी बिहार के किसी गांव में मजदूरी कर रहे होते। तो ऐसा मत समझिए कि आप और हम कोई दूसरों से ज्यादा बेहतर है। हमसे, आपसे बहुत अच्छी सोच रखने वाले लोगों ने अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ योगदान किया है, तभी आप और हम इस सभागृह में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर ऊपर वाले की मदद से, दुआ से, ऊपर वाले की कृपा से इसी कुव्यवस्था में आप थोड़ा सा बेहतर हो गए हैं, आगे निकल गए हैं, तो आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अपने हिस्से से एक छोटा अंश ही निकालकर
समय से, संसाधन से, बुद्धि से, सलाह से समाज के लिए कुछ कीजिए। यही मेरी आपसे अपेक्षा है। आप लोग आए हैं समय निकालकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सवाल जो मैंने जानबूझकर छोड़ा है उसमें कोई बहुत महत्व नहीं है, फिर भी अगर आपका कोई और सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा 15 साल तक के बच्चों के को एजेंडा में डाला है, क्यों नहीं उसे 18? क्योंकि वो एज ग्रुप डेवलपमेंट की ज़रूरत है, नंबर 1। और दूसरी बात, जो बैंक और लोन की बात कर रहे हैं, एक जगह से जहाँ भी जाते हैं ये सुनने में आता है, बैंक वाले कहते हैं रिटर्न की गारंटी। ये फर्जी बात है, ये बिहार के प्रति पूर्वाग्रह है। कई बार बैंक वाले बताते हैं आप बिहार का एनपीए का रेशियो निकालिए। जो लोग, जिन राज्यों में सीडी रेशियो ज्यादा है वहां पर एनपीए उतना ही ज्यादा है। करोड़ों रुपया लेकर विजय माल्या भागा है वो बिहार से नहीं है। नीरव मोदी पैसा लेकर करोड़ों भागा है वो बिहार से नहीं है। देश के सबसे बड़े 100 जो डिफॉल्टर हैं बैंकों के, जिनके पास 90% से ज्यादा डिफॉल्ट का पैसा है, वो उसमें से कोई भी आदमी बिहार का नहीं है। ये बैंक वाला आपको बताता है कि बिहार में पैसा का रिकवरी नहीं है इसलिए हम लोग लोन नहीं दे रहे हैं, ये उसका निरा बदमाशी है। ऐसा नहीं है। आप गुजरात में लोन दे रहे हैं, वहां डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। कर्नाटक में डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। आपने जो दूसरा सवाल किया 15-18 साल का, नहीं, पढ़ाई तो सबके लिए होना चाहिए। 18 क्यों, बीए एमए भी होना चाहिए। प्राथमिकता कहां पर है? अगर 10वीं तक फाउंडेशन नींव ठीक हो गया, नींव ठीक हो, क्योंकि संसाधन लिमिटेड है। अगर बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनानी है, अभी यहाँ शिक्षा की बैठक चल रही थी, तो अगले 10 वर्ष में ये 50,000 करोड़ रुपया हर साल जो खर्चा हो रहा है, इसके अलावा 5 लाख करोड़ रुपया की जरूरत है बिहार में नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए। और हम लोग उसके लिए कहां से पैसा लाने की बात कर रहे हैं? हम सिविल सोसाइटी के लोगों की चिंता किए बगैर, लोगों के हल्ला और वोट की चिंता किए बगैर हम कह रहे हैं शराबबंदी हटाएंगे। क्योंकि अगर शराबबंदी हटा दिया जाए तो अगले हर साल 20,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आएगा। और मैं संविधान में लिखना चाहता हूं, ये हम लोग की घोषणा पत्र में शामिल होगा कि शराबबंदी का जो शराब से जो टैक्स का पैसा आएगा वो बजट में नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्चा किया जाएगा। 20 बरस अगर हम लोग शराब का पैसा, जो टैक्स का पैसा है, उसको हम लोग शिक्षा पर खर्च करें तो देश की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था यहाँ बनाई जा सकती है। और मुझे लगता है कि समाज इस पर एक मत होगा कि भैया शराबबंदी, शराब फालतू का कुछ हो भी नहीं रहा है, वोट के चक्कर में माफिया लूट रहा है, इस पैसे का इस्तेमाल हो ताकि नई शिक्षा व्यवस्था बने, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बने, पढ़ाई की व्यवस्था हो, ये सोच है। लेकिन उतना पैसा सिर्फ 15 साल तक के बच्चों के लिए चाहिए, उसके ऊपर अगर कीजिएगा तो और पैसा लगेगा। तो संसाधनों को देखते हुए, लेकिन ये अभी तक का साइंस है पूरे दुनिया का, अगर 15 साल में आप में वो योग्यता बन गई तब वो लड़का रुकने वाला नहीं है। वो अपने आप कहीं ना कहीं, हम लोग 10वां पास करके आए, साइंस कॉलेज में आए, फिर वहां से रास्ता अपने आप खुल गया। बहुत लड़के यहाँ हैं जो कि एकदम गरीब घर से आए, निकल गए, आईआईटी पहुंच गए, पटना कॉलेज में आए, आईएएस बन गए। आप 10वीं तक अगर बच्चों को अच्छा पढ़ा दीजिए तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसमें इतनी ताकत है, वो अपने आप जगह बना लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल जवाब का जो सत्र है चलता रहेगा। आप लोग हाथ खड़ा करें, माइक आपके पास आएगा, अपना परिचय दें और अपना सवाल जवाब दे सकते हैं। चित्रंजन जी, आप उनको एक बार दे दीजिए। चित्र, आपके पीछे, आपके पीछे। हेलो, लैंड एक्विजिशन के बारे में आपने कहा है, अभी दिल्ली से कलकत्ता के लिए बुलेट ट्रेन की जो नोटिफिकेशन हुआ है और डीएम ने घोषणा किया है कि 2014 का जैसे हम जो हमारा सर्किल रेट है वो देंगे। हम नोटिफिकेशन किया अभी 2014 का देगा, कहां से बेकार चिंता कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन अभी सुनिए ना मेरे भाई, बुलेट ट्रेन के लिए अभी अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद से बॉम्बे का आज तक पैसे नहीं आया। 1 लाख करोड़ रुपया जापान से 1 लाख करोड़ रुपया लोन लिया गया है सिर्फ अहमदाबाद से बॉम्बे का बुलेट ट्रेन बनाने के लिए। जो बात आप कर रहे हैं ये बुलेट ट्रेन नहीं है, हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। ये बुलेट ट्रेन बनाने का सरकार के पास दम नहीं है कि बिहार, पटना से लेके दिल्ली से लेके कलकत्ता बना दे, उतना पैसा भारत सरकार के पास नहीं है। ये सब कहां से आप लोग अफवाह सुन लेते हैं? सुनिए तो बात, हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, कम से कम पढ़ तो लीजिए। बुलेट ट्रेन बनाने का पैसा कहां है? क्या दिल्ली से लेके कलकत्ता बना दीजिएगा बुलेट ट्रेन? कितना पैसा लगेगा अंदाजा है? 4-5 लाख करोड़ रुपया लगेगा। कहां से पैसा आएगा इतना? जो पहले अहमदाबाद से बॉम्बे बना ही नहीं तो यहां कैसे बनेगा? देश में 200 किलोमीटर से प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, उसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो बुलेट ट्रेन नहीं है। अरे भैया, जब होगा, जब नोटिफिकेशन होगा तब आपको उसका जमीन का भाव मिलेगा।
अरे भैया, अब जबरदस्ती का बात आपको कोई भड़का रहा है। एक तो आपको जानकारी नहीं है महोदय, एक मिनट रुकिए, एक तो आपको जानकारी नहीं है, और हमको आप बिहार का नेता मत समझिए कि आप कोई बात बोलिएगा हम बिना पढ़े लिखे उल्लू यहाँ खड़े हैं। 2014 का नोटिफिकेशन दिखाइए जरा हमको, कहाँ है भारत सरकार का जिसमें कहा गया है कि आपका भूमि अधिग्रहित किया जाएगा। 2014 में यूपीए की सरकार हटी और मोदी सरकार आई। कहां से हाई स्पीड कॉरिडोर 2014 में घोषित हो जाएगा? कुछ बोल दीजिएगा, हम सुन लेंगे। जी सर, अगला सवाल वहां से अगला सवाल आपसे आएगा। हेलो, बात को आगे बढ़ाएंगे। बैठ जाइए जी। हाँ, मैं थोड़ा कुछ बोल रहा हूं, सुन लीजिए भैया। अरे साइलेंट रहिए, एक सेकेंड। आपके पास कागज हो जिसमें ये लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने के लिए बिहार में 2014 में जमीन एक्वायर होगा, हमको दिखा लीजिए, हम सार्वजनिक तौर पे क्षमा मांग लेंगे। दिखाइए। 2014 में सरकारें नहीं बनाई, इनका भूमि एक्वायर हो गया, तो नेतागिरी कर। फिर आप बातें नहीं समझ रहे हो यार, फालतू कुछ से कुछ बोले जा रहे हो नेतागिरी के चक्कर में। अरे यार भाई, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी सरकार आई मई 2014 में, लैंड एक्विजिशन बिल पर 3 बार अध्यादेश लाया गया, 2014 में, 2015 में। जब वो पास नहीं हुआ, उस ऑर्डिनेंस को वापस लिया गया। आप जबरदस्ती का कुछ बात कहिएगा, पढ़े लिखे सज्जन आदमी लगते हैं, काहे जबरदस्ती बात? हमको कागज दिखा दिए, हम गलती क्यों करें? सीख लेंगे। जो बात है ही नहीं उसको जबरदस्ती का भावा दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। आप जितने लोग सभा में बैठे हैं, मुझे लगा थोड़ा विषयांतर हो रहा है। जिस विषय के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं उस विषय पे बात करें। बड़े भैया, भाई साहब, आप प्लीज सुन लीजिए। सुनिए ना, आपसे तो प्रशांत जी ने कह दिया ना कि अगर आप जो भी कह रहे हैं उसके समझ में कोई फेर है तो कोई कागज लेते हैं, उस पर बात हो जाए। आगे लोगों को भी बात करने दीजिए। एक सेकंड भैया, आप साथी उधर कोई कुछ पूछना चाह रहे थे, प्लीज। उधर किसी साथी का कोई सवाल था, आप पूछना चाह रहे थे, बोले प्लीज। आप हो गया, बात मान ली गई आपकी। एक बार फिर से इनको हम क्लियर कर देते हैं। सुनिए भाई, ऐसा है, प्रोजेक्ट की जब घोषणा हो जाती है उसके बाद ही भूमि अधिग्रहण हो सकता है। बच्चा जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसको कैसे कोई नया प्रोजेक्ट? आप कह रहे हैं कि 2014 का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ये है, सुनो ना भाई, हमारे बक्सर घर है, हमारा बक्सर घर, आप चौसा का बात कर, हम जानते नहीं है। अरे आप सुन लो मेरी बात, सुनो क्यों, सुनिए क्यों, आप पढ़े भी नहीं रहे। जब प्रोजेक्ट पास हुआ उसमें लिखा जाता है, प्रोजेक्ट में कैबिनेट पास करती है, उसमें लिखा जाता है कि भूमि अधिग्रहण किस तारीख के आधार पर लिया जाएगा। तो जब ये पास हुआ होगा उसमें लिखा ये होगा कि 2014 के भूमि अधिग्रहण नियम के अनुसार, और आप पढ़ रहे हैं कुछ दूसरा और यहाँ सुनने के बजाय हल्ला किए जा रहे हैं। 2014 में ये कानून बना था, यूपीए की सरकार। सुनिए भाई, अब यार सुन तो लो आप। अरे बुलाया गया तो सुनने सीखने आए हो कि खाली हल्ला करने आए हैं? आपके घर में थोड़े ना हम डर जाएंगे। आप सुनिए, भूमि अधिग्रहण जो का कानून है ये 2014 में यूपीए सरकार खाली करने से पहले उन्होंने पास किया। तो जो नोटिफिकेशन आप पढ़ रहे होंगे, अखबार में सुन रहे होंगे, उसमें यह लिखा होगा कि भूमि अधिग्रहण 2014 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मार्केट रेट पर किया जाएगा। लेकिन मार्केट रेट कैसे तय होगा, वो नियमावली गजट में डिटेल आया होगा कि किस डेट के आधार पर। कानून 2014 का है, रेट उस दिन का लगेगा जिस दिन गजट में उसको घोषित किया गया होगा। अगर इसमें कोई फर्क है तो लाके हमको दिखाइए, तब बात कहा जाएगा। 2014 में कानून नहीं था तो कैसे आपका एक बार? अरे भैया, चौसा हम अभी गए थे, ठीक है ना? आप लोग वहां पर इसीलिए बुरा नहीं मानिएगा, इसीलिए पुलिस हम मारा है, मार लाठी लोगों, इसीलिए मारा है। आप बिल्कुल करते हैं। सुनिए आप बात, पहले आप बात, अरे सुनिए, बैठिए, आप नेतागिरी मत करो। आप ऐसा है, चौसा, ये देखिए चौसा में वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट बन रहा है। आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, वहीं मेरा घर है, ठीक है ना? तो आपके हल्ला करने से, गमछा बांधने से आप ज्यादा जमीन के नेता नहीं हो जाइएगा। जब लोगों ने जमीन पहले दे दिया, साइन कर दिया, वहां पर प्लांट बन गया। अब बनने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि हम नेता हैं, हम इसका रेट अब दोबारा लगवा दें,
तो 100 में 90 आदमी ऑलरेडी कंसेंट दे चुका। कानून में यह लिखा हुआ है कि 2/3 लोग जिनका जमीन एक्वायर हुआ है, 2/3 लोग अगर कंसेंट देना सारा काफी नहीं है, कंसेंट देके पैसा स्वीकार कर लिया तो 1/3 को मानना ही पड़ेगा। ये लोकतंत्र है। अब 1/3 वाले वहां धरना बैठे हुए हम आज के हिसाब से लेंगे तो उनको लाठी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? बकवास करते हैं। हम चाहेंगे कि अगला सवाल भी आए। एक सेकेंड, 2-3 और सवाल ले लेते हैं। एक सेकेंड भैया, अब थोड़ा सा दूसरे विषय पर भी हम लोग चर्चा कर लें। दो विषय और होंगे जिस पे प्रशांत जी से आप लोग चर्चा कर सकते हैं। 2 विषय, 2 सवाल, 2 विचार, जो भी आप समझें, सिर्फ दो बिंदुओं पर अब बात होगी। साथी आपके पास माइक है, प्लीज आप बोलें। हाँ, मेरा राजीव उपाध्याय नाम है, छपरा से आया हूँ मैं। और जहाँ भी जितनी सारी समस्याएं सुनाई जा रही हैं या समस्याएं हैं, उसका समाधान है कि आप आने वाले समय में हम लोग राजनीति में मजबूती से आए, हमारी सरकार बने। लेकिन इस मजबूती से आने के लिए हमारी संगठन भी मजबूत होनी चाहिए। तो मैं छपरा में जो महसूस कर रहा हूँ, वहाँ संगठन कहीं ना कहीं बहुत कमजोर महसूस हो रहा है। उसका कारण मैं अनुभव किया हूँ, आपकी संगठन जो है वो किसी आदमी के बारे में, उसके सोच, उसके सिद्धांत, उसके बारे में नहीं पता करती, सीधे उसको प्रवक्ता बना देती है, सीधे उसको संयोजक, जिला स्तर का, प्रखंड स्तर का संयोजक बना देती है, जबकि उसके आपके सोच से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। इसके चलते वहाँ पार्टी या संस्था कमजोर हो रही है। शायद बाकी जिलों का मैं नहीं बता सकता हूँ, छपरा का मेरा पर्सनल एकदम अनुभव है कि इसी चलते वहाँ पे आपकी ये जो हमारी संगठन है बहुत कमजोर हो रही है, क्योंकि हमारा विचार कहीं उनसे मिल नहीं रहा है कि संगठन कहाँ कमजोर है, कहाँ मजबूत है। संगठन बनाना ये तो सतत प्रक्रिया है। हम तो ये नहीं दावा कर सकते हैं कि कहाँ कमजोर है, कहाँ मजबूत है। लेकिन 2 बरस में छपरा हो कि मधुबनी हो कि नवादा हो, जन सुराज के बारे में समाज में 10 में 2 आदमी भी नहीं जानता था। आज जो कमजोर संगठन है छपरा में, तो 10 में 2-3 आदमी, 4 आदमी तो जरूर जानता होगा। 10 में 2-3 आदमी जानता है कि नहीं जानता है? कितना? 8 आदमी जानता है, बहुत ज्यादा जानता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर 10 में 3 आदमी भी जान गया तो चुनाव जीत गया जन सुराज। मोदी जी को 2014 में कितना वोट मिला था? 31%। मतलब 10 में 3 लोगों ने मोदी जी को वोट दिया तो चुनाव जीत गए। तो अगर छपरा के कमजोर संगठन में 10 में 8 आदमी, 8 छोड़िए 4 हो, 4 सही, तो 40% वोट हुआ। लेकिन आपके फीडबैक से सहमत हैं, ये सतत प्रक्रिया है। जो संगठन बनाना है, ये गीली मिट्टी से दीवार खड़ा करना है। ये ईंट की दीवार नहीं है। माटी का गिलावा का दीवार देखे हैं? उसको एक परत आप बनाते हैं, फिर सूखने देते हैं, फिर उस पर नया मिट्टी डालते हैं गीला, फिर वो सूखता है तब मिट्टी और डालते हैं। एक ही बार सारा मिट्टी डाल दीजिएगा तो दीवार पलट जाएगा। तो सतत प्रक्रिया है। आपका कोई स्पेसिफिक सुझाव होगा तो ध्यान में रखेंगे। बेहतर बनाने का प्रयास है। हम लोग कोई भगवान तो है नहीं, लोग लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं। जो काम करने में लोगों को 20-20 बरस लगा है, उसको आप 2 बरस में करना चाहते हैं तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी और संभव है कि उस प्रयास में कुछ कमी भी रह जाए। लेकिन जैसे आज की व्यवस्था से आपका हमारा कंप्लेन क्या है कि उस व्यवस्था में कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो आपको क्या कहता है कि भैया क्या करें, व्यवस्था इतना खराब है कि हम चाह के भी कुछ सुधार नहीं पा रहे हैं। जन सुराज में सारे लोग अच्छे होंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इतने अच्छे लोग जरूर रहेंगे कि कोई गलत आदमी आ भी जाए तो वो गलत न कर पाए। ये बात को मूल को समझिए। अब एक प्रवक्ता अच्छा है कि खराब है कि क्या है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर कुछ प्रभाव ही नहीं है तो पूरे राज्य में इतना हलचल है कैसे? बात संगठन से नहीं है, बात विचार से क्या है। लोग संगठन से नहीं जुड़े हैं, लोग विचार से जुड़े हैं, इस प्रयास से जुड़े हैं। संगठन तो उसका बाई प्रोडक्ट है। संगठन बनाने से लोग नहीं चुनाव जीतते हैं। संगठन बनाने से व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था विचार और व्यवहार से बदलेगी। जो प्रयास इसकी ईमानदारी और शुद्धता से बनेगी। संगठन तो सतत प्रक्रिया है, उसके साथ जैसे जैसे विचार बड़ा होगा, जैसे जैसे इसका प्रभाव समाज में होगा, वैसे वैसे आगे संगठन भी और बेहतर और मजबूत होता है।